जय हिंद दोस्तों, सरल आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लासों में कोशिका और कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोगों ने कहा था कि कोशिका के बाद हम लोग देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहने वाले थे ऊतक, टिश्यू, ठीक है ना। तो हम आज लोग ऊतक पर चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ऊतक, इंग्लिश में इसको टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि टिश्यू है क्या। तो हमने बताया था कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इकट्ठी होती है तो उनको ऊतक कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था कोशिका का, हमने उसमें बताया था कि जैसे कोशिका की या मकान की इमारत की सबसे छोटी जो रचनात्मक इकाई है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका की रचनात्मक इकाई जो है उसको हम ईंट कह रहे थे। जब कई ईंटें मिल रही थी तो दीवार बन रही थी। जब बहुत सारी दीवारें मिल रही थी, एक निश्चित क्रम में दीवारों को लगाया गया तो क्या बना, एक रूम का, कमरे का निर्माण हो गया। जब बहुत सारे कमरे के निश्चित ऑर्डर में लगाए गए तो उससे क्या हुआ कि एक फ्लोर का तैयार हुआ। जब बहुत सारे फ्लोर एक निश्चित क्रम में लगाए गए तो उससे क्या हुआ कि एक पूरी इमारत का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से मानव जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाने से, ईंटों को मिलने से दीवार बन रही थी, वहीं पर कोशिकाओं को मिलाने से क्या बन रहा है, कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक का निर्माण हो रहा है। और जब बहुत सारे ऊतकों का निर्माण करेंगे, ऊतक इकट्ठे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि अंग। और जब बहुत सारे अंग में इकट्ठे हो जाएंगे तो अंग तंत्र का निर्माण होगा। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे, एकत्रित कर लेंगे तो क्या बनता है, उससे ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ऊतक की खोज किसने की थी, तो ऊतक की खोज की थी विंचट। विंचट नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने ऊतक की खोज की। बात आती है कि ऊतकों का अध्ययन काय में किया जाता है। तो ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है हिस्टोलॉजी में। तो ऊतकों का अध्ययन, तो ऊतकों का अध्ययन कहाँ में किया जाता है, हिस्टोलॉजी। हिंदी में लिख देता हूँ, हिस्टोलॉजी। अब बात आती है हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने किया था, कितना खतरनाक नाम रखा किसने किया था, तो मार्सेलो मेल्पिकी ने किया था। इतना कभी डिटेल में आएगा नहीं, वैसे थोड़ा सा देख लो बस। मार्सेलो मेल्पिकी ने किया था, ठीक है। आप समझो ध्यान से। ऊतकों की बात की जाए तो ऊतक हमने बताया था कि कोशिका जैसे पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है, ठीक है ना। तो हम बताए थे हमने, तो ऊतक की बात की जाए तो एनिमल टिश्यू भी होता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक, एंड प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं पादप ऊतक पे, प्लांट टिश्यू पे। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, अक्सर लोग पढ़ाते नहीं, पता नहीं क्यों। जंतु ऊतक तो सभी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर जंतु पे आएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं पादप ऊतक। ठीक है। तो पादप ऊतकों की हम चर्चा करें तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं विभज्योतक, विभज्योतक, और एक होते हैं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। याद रखना, इनमें ये विभज्योतक क्या होते हैं कि ऐसे पादप ऊतक, ऐसे पेड़ पौधों के ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ ऐसे पादप ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता वो पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। और ऐसे जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उनको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक। अब ध्यान से समझना, जो विभज्योतक हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, कट तो नहीं रहा, चलिए। एक होते हैं जिनको कहते हैं शीर्ष ऊतक, एक होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पार्श्व ऊतक, एक होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग अंतर्देशीय ऊतक, अंतर्देशीय ऊतक। तो शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्देशीय ऊतक, ये विभज्योतक के प्रकार है। स्थायी ऊतक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल ऊतक, एक होते हैं जटिल ऊतक। सरल और एक होते हैं जटिल ऊतक। जो सरल ऊतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ये भी, ठीक है। एक होते हैं इनको कहते हैं मृद ऊतक, एक होते हैं इनको कहते हैं स्थूल कोणोतक, एक होते हैं इनको कहते हैं दृढ़ ऊतक। इंग्लिश में कहा जाता है पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहा जाता है फ्लोएम, सुने होंगे आप लोगों ने, और एक को कहा जाता है जाइलम, ठीक है। चलो
ये था हमारे ऊतकों के प्रकार। सबसे पहले अब एक एक को हम लोग समझना शुरू कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक होते हैं, तो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं विभेजोतक, एक होते हैं स्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है उनको हम विभेजोतक कहते हैं, और ऐसे पादप ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उनको हम स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, विभेजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्देशीय ऊतक, जबकि स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक वो हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोणूतक और दृढ़ूतक, जबकि जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब समझो ध्यान से। शीर्ष ऊतक का मतलब होता है, तुमने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, जब पेड़ लगाए जाते हैं तो पेड़ जब बढ़ते हैं तो पेड़ की पहले मोटाई बढ़ती है कि लंबाई बढ़ती है? पहले पेड़ की लंबाई बढ़ती है, सीधी सी बात। तो जो पेड़ों की लंबाई बढ़ती है तो उसको कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि। तो जो पेड़ पौधों के प्राथमिक वृद्धि में सहायक होते हैं, तो पेड़ पौधे जो ऊतक बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है कि बताओ जो पेड़ों की लंबाई के लिए, प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं? तो वो कौन से हैं? शीर्ष विभेजोतक हैं। ऑप्शन में अगर ये 2 दे देगा तो ये हो जाएगा, ये दे देगा ये करके तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जो भी मिले लगा देना तुरंत। तो पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्राथमिक वृद्धि में सहायक। प्राथमिक वृद्धि का मतलब पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों की जिस प्रकार से लंबाई बढ़ती है ना, वो बढ़ाने का काम करते हैं। पार्श्व ऊतक क्या होते हैं? पार्श्व ऊतक वो होते हैं जो पौधे की द्वितीयक वृद्धि में सहायता करते हैं। द्वितीयक वृद्धि में सहायक। द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या? पौधों की मोटाई बढ़ाना। तो पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक, मोटाई या चौड़ाई। तो पौधे जब मोटे होते हैं, फैलने लगते हैं, तो उसका मतलब उनमें कौन से ऊतकों की वजह से? पार्श्व ऊतक की वजह से। अंतर्वेशी ऊतक का मतलब क्या है? अंतर्वेशी ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जिनके हम शीर्ष भाग काट दें, जिनमें फिर से भी रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, पुनः जन्म लेने की क्षमता खूब पाई जाती है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? या हम कह सकते हैं कि अच्छे समझना, पौधे तो जैसे बेल होती हैं, बेल होती हैं, देखो क्रीपर जिनको कहा जाता है, क्रीपर क्या होती हैं? बेलें होती हैं। जैसे तोरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, कद्दू हो गया, या हम कह सकते हैं जो क्या बोलते हैं कुम्हिड़ा वगैरह होता है, जो भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सब जो पाए जाते हैं, जिनमें बेल पाए जाते हैं, तो जो बेल वाले पौधे हैं वो आपस में खड़े क्यों नहीं हो पाते? एक ही प्रश्न बराबर आता है। और पौधे जैसे आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, ये अन्य जो नीम का पेड़ है, ये सब पेड़ खड़े कैसे रहते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से। तो पौधों में खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो उनको कौन की वजह से होता है? अंतर्देशीय ऊतक होते हैं। तो हम कह सकते हैं पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब समझ में आया कि जो बेलें होंगी वो अपने आप खड़ी नहीं हो पाती, तो हम कह सकते हैं कि बेलों में कौन सी ऊतक नहीं पाए जाते? तो अंतर्वेशी ऊतक नहीं पाए जाते। यदि अंतर्वेशी ऊतक पाए जाते तो बेलें भी खड़ी हो पाती, वो लेटती नहीं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं अंतर्वेशी ऊतक के कारण बेलों में अभाव होता है। मृदूतक क्या होता है? स्थूल कोणोतक क्या होता है? और दृढ़ोतक क्या होता है? अब इनको हम लोग जान लेते हैं। तो मृदूतक की बात करें तो ये पौधों की नई कोशिका शाखाओं में पाए जाते हैं। नई शाखाओं का मतलब समझ पा रहे हो? नई शाखाओं का मतलब ये तुमने देखा होगा कि जब पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो नई नई शाखाएं होती हैं ना, एकदम नवीन वाली जो उग रही होती हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हरी मिलेंगी, एकदम मुलायम टाइप की, हरी टाइप की होती है ना, जब पौधे उग रहे होते हैं, नई शाखाएं जो होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भोजन पाया जाता है। तो भोजन का संग्रहण करना, तो जो फूड स्टोरेज का काम है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे की नई शाखाओं में पाए जाते हैं, नई शाखाओं में पाए जाते हैं और भोजन संग्रहण का काम करते हैं। भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। ज़्यादा नीचे लिख रहा हूँ ना, कट जाएगा, ठीक है ना। स्थूल कोणोतक का काम करता है, तो ये भी पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्या कराते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। दृढ़ोतक की बात की, दृढ़ोतक क्या करते हैं? दृढ़ोतक का मतलब होता है, तुमने देखा होगा जैसे आम के पेड़ को अगर काट दिया जाए, ऊपर से कोई तना तना रह जाए, तो क्या वो जल्दी विकसित हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे हम अगर बातें करें, जो घास होती है मैदानों में, हम मशीन से उसको ऊपरी भाग पूरे काट देते हैं, फिर 4-5 दिन में उग जाती है। तो हम कह सकते हैं यदि पौधे का शीर्ष भाग काट दें तो उनमें रीजनरेशन की पावर जिनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? दृढ़ोतक कहा जाता है। और ये स्पेशली काय में होते हैं? सभी घासों में पाए जाते हैं, और स्पेशली ये रेशेदार फसलों में ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। शीर्ष भाग कटने पर, पौधों का शीर्ष भाग कटने पर पुनः विकसित होने की क्षमता, पुनः विकसित होने की क्षमता। कट रहा है क्या? कट रहा है तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए। तो पौधे का शीर्ष भाग कटने पर जिनमें पुनः विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, तो ऐसे ऊतक दृढ़ोतक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जितनी भी घासें हैं, सभी घासें, बांस हो सकता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि बताओ बास्ट ऊतक के नाम से कैसे जाना जाता है? तो बास्ट ऊतक के नाम से कैसे जाना जाता है? फ्लोएम को। जाइलम को हम कहते हैं, जाइलम को हम कह सकते हैं दारू ऊतक कहा जाता है। दारू ऊतक क्या है ये? फ्लोएम और जाइलम में थोड़ा सा समझ लो कि आपने देखा होगा कि जैसे एक पेड़ है, कहाँ पे बना दें? चलो यहाँ पे बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा।
अब समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, चित्र मैं बहुत बुरी बनाता हूँ, हाँ नक्शा बस भारत का अच्छा बनाता हूँ, बाकी सब मैं बहुत बुरी बनाता हूँ। चलो देख लेना अपने हिसाब से, समझ लेना, पेड़ जैसा तो लग ही रहा है, काम तो चली जाएगा अपना। अब समझो ध्यान से। नेक्स्ट बात की जाए तो ये पौधे का तना हो गया, ये पत्तियाँ हो गई, ये जड़ें हो गई। याद रखना जड़ों का काम क्या होता है, जड़ों का काम ये होता है कि जो ज़मीन के नीचे जल और खनिज लवण होते हैं इनका अवशोषण करना। काय का जल प्लस खनिज लवण, मिनरल्स होते हैं, जल और खनिज लवण का अवशोषण, जल और खनिज लवण का जो अवशोषण करने का काम होता है वो किसका होता है, जड़ों का होता है। ठीक, अब समझो ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण प्लस भोजन बनाना, भोजन निर्माण। अब अच्छे से समझना, जो जल और खनिज लवण इकट्ठा कर लिया है वो जल और खनिज लवण कहाँ भेजना है, पत्तियों तक भेजना है। तो कोई ना कोई तो चाहिए जो यहाँ पत्तियों तक ये जल और खनिज लवण को ले जाए। ठीक है, अब मान लो पत्तियों ने भोजन बना लिया, पत्तियों के पास भोजन है। अब जैसे मान लो रसोई है, अपनी रसोई है, रसोई में भोजन बन गया। अब खाने के लिए रसोई थोड़ी आएगी चल के, कोई ना कोई तो चाहिए ना जो इधर उधर भोजन को परसने का काम करे, परोसने का काम करे। तो वो सीधी सी बात एक समझ में आती है, आपको समझना चाहिए कि जैसे मान लो एक पत्तियाँ, ये मान लो किचन है, ये भोजन बनाने का काम करती हैं। अब जितने भी लोग हैं घर में भोजन करने वाले, उनके लिए परोसने वाला चाहिए ना, तो परोसने वाला काम कौन करता है, तो ये फ्लोएम करता है। ठीक है, और जो खनिज लवण से जल से पत्तियों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो ये जाइलम करता है। याद रखना, जाइलम। और पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का, तो हम कह सकते हैं कि भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है और अक्सर पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपसे पूछा जाए कि बताओ जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम क्या है बोलो। तो जाइलम का काम है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना, कोने कोने तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो होता है फ्लोएम का। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों बातें कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत। तो ये है आपका, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आपको लिखना है तो लिख लो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पादप ऊतक वाला जो सेगमेंट है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया। मुझे लग रहा है ये वीडियो, हाँ तो चलो वीडियो अभी ज़्यादा लंबा नहीं बना, तो मुझे लगता है कि मैं टिश्यू खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए। अब बार बार लिखने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर एक्सप्लेन कर दूँगा, समझा दूँगा। ठीक है ना, चलिए मैं वीडियो रोक देता हूँ। ठीक है मित्रों, वेलकम बैक, वापस आ गए हम लोग। चलो अब देखते हैं, लिख दिया हमने। तो अब बात कर ले हम लोग जंतु ऊतक, यानी कि एनिमल टिश्यू। तो जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। ठीक है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। हम कह सकते हैं कि पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। काम क्या होता है समझो। पेशी ऊतक क्या होते हैं, ऐसे ऊतक जो मांसपेशियों को बनाने में सहायता करते हैं। तो मांसपेशियों में पाए जाते हैं, मांसपेशियों में उपस्थित, मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ये वास्तविकता में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखित ऊतक, रेखित, अरेखित ऊतक और हृदयक ऊतक। हृदयक क्या होता है, रेखित, अरेखित। तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं वास्तविकता में। ऐसी मांसपेशियां जो ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशियां रेखित पेशियों से, रेखित से बनी होती हैं। जैसे मान लो ऐसी मांसपेशियां जो हमारे इशारे पे चलती हैं, जैसे मान लो उंगलियां, ये वो हाथ, ये वो सब चीज़ें हम अपने हिसाब से कर पा रहे हैं, जहाँ हमें जो कुछ करना है उतना हम कर पा रहे हैं। तो कहने वाले हैं ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छाओं से चलती हैं, ऐच्छिक होती हैं, उन मांसपेशियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उन मांसपेशियों में पेशीय ऊतक पाए जाते हैं। लेकिन कौन से ऊतक, रेखित पेशीय ऊतक होंगे। ठीक है, ऐसी मांसपेशियां जो हमारे इच्छानुसार नहीं चलती, अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशियां। तो अनैच्छिक मांसपेशियां काहे की बनी होती हैं, तो अनैच्छिक मांसपेशियां वास्तविकता में देखा जाए तो ये अरेखित पेशी ऊतक की बनी होती है। जैसे हमारा हार्ट, हम सो जाते हैं, को हार्ट बंद होता है क्या, नहीं होता। अगर हार्ट बंद हो गया तो निपट गए। ठीक है ना, उसी प्रकार से बात की जाए ब्लड का बहना, हम चाहें तो क्या ब्लड को बहना रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। तो जो ब्लड का बहना है, जो फ्लो है, ये सब जो हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा इच्छाओं के अनुसार कंट्रोल नहीं होता, तो वो सब चीज़ें जो मांसपेशियां वो काय की बनी होती हैं, वो सब के सब अरेखित पेशीय ऊतक उनमें, सॉरी अरेखित पेशीय ऊतक उनमें होता है। ठीक है ना, हृदय, तो हृदय जिन मांसपेशियों से मिलकर बनता है, स्पेशली हार्ट जो होता है, तो हार्ट जिन मांसपेशियों से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं हृदयक पेशीय ऊतक। ठीक है,
है, तो बात क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा पेशी ऊतक क्या है, व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू, तो आप कह सकते हैं कि ये मांसपेशियों में उपस्थित होता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की बताई जाती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय। तो ऐसी मांसपेशियाँ जिनमें ऐच्छिक होती हैं, जिनका इच्छाओं के अनुसार कंट्रोल होता है, तो उनमें रेखित पेशी ऊतक पाया जाता है। जो अनैच्छिक मांसपेशियाँ पाई जाती हैं उनमें अरेखित पेशी ऊतक पाया जाता है। जो हृदय बना होता है जिन मांसपेशियों से, उनको हम कह सकते हैं हृदय पेशी ऊतक। याद रखना, ये कभी नहीं थकती, थकान नहीं होती इनमें कभी भी। ये ऐच्छिक है, थक जाती हैं। और थक क्यों जाती हैं? लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। लैक्टिक अम्ल, अगर मांसपेशियों पर लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तभी थकान होती है। तो आपसे पूछा जाएगा थकान क्यों होती है, तो लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। तंत्रिका ऊतक की बात की जाए तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। और उन न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूरॉन्स है हमारी, तो न्यूरॉन से मिलकर जो मस्तिष्क बनता है, तो हम कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, न्यूरॉन्स। हमारे मस्तिष्क में कौन सी ऊतक पाई जाती हैं, तो तंत्रिका ऊतक। यानी हम कह सकते हैं कि जो नर्व टिश्यू है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र हम पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो हमारा क्या क्या आता है उसमें, ब्रेन आता है प्लस स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि जाहिर सी बात कि ऐसी ऊतक जो हमारे शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे शरीर को जोड़ने का काम कैसे, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की बात करी ली। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम समझ गए, ऐच्छिक अनैच्छिक जो भी हो अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे मान लो ब्लड है, हमारे पूरे शरीर में बहता है रक्त, तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। तो हमारी जो पूरी बॉडी को कनेक्ट जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सब ऊतक कौन से कहलाते हैं, वो सब के सब संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जैसे लसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिम्फ्स। हाँ, यही कहा जाता है, लिम्फ यानी कि लसिका। और बात की जाए तो और क्या, जैसे हाँ, हड्डी जो हमारी बोन्स होती हैं, अस्थियाँ जिनको हम कहते हैं ना, अस्थि। एक होती है उपास्थि। तो अस्थि है, उपास्थि, ये सब के सब क्या है, आपके संयोजी ऊतक जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं। यदि ना हो तो बॉडी में जुड़ाव नहीं हो पाएगा। उपकला ऊतक क्या होते हैं, उपकला ऊतक वह ऊतक हैं जो हमारे जो त्वचा होती है, स्किन के नीचे पाए जाते हैं फैट के रूप में। जैसे जो देखो हमारा भी तो निकल आया पेट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पेट है, तो वास्तविकता में पेट में क्या है, पूरा कह सकते हैं चर्बी जो भरी हुई है, कह सकते हैं कि जो फैट है, वो जो फैट जो होता है वही उपकला ऊतक होता है। ये हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे ताजे होते हैं वो जाहिर सी बात है खूब ठीक ठाक लगते हैं, तो ऐसा होने की वजह से तो जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं सुंदरता प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं। प्लस आपने देखा होगा मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है, ठीक है। तो मोटे लोगों को सर्दी क्यों कम लगती है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण फैट का इकट्ठा करना। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ जो भालू पाए जाते हैं, वो भालू लगभग कितने किलो के होंगे, लगभग 100-125 किलो का भालू होता है, और कैसा, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो बर्फीले क्षेत्रों में भालू देखोगे, तुमने देखो ना बर्फ़ के भालू, उनका वजन 400-400 किलो होता है, 400 किलो के भालू होते हैं, और उनका रंग कैसा होता है, वाइट, ध्रुवी भालू, ठीक है। तो क्यों, तो सर्दी से बचने के लिए वो अपने शरीर में फैट को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे महिलाओं को तुमने देखा होगा बहुत कम सर्दी लगती है, लड़कियों को कम सर्दी लगती है। उसका कारण क्या है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 25% जो होता है वो फैट अधिक पाया जाता है, और 25% फैट अधिक पाए जाने के कारण महिलाओं को ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, पुरुषों को ज़्यादा सर्दी लगती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये होता है उपकला ऊतक, यानी कि एडिपोज टिश्यू, ठीक है। जैसे पेट का निकलना फैट में, जैसे वसा, ये काय का काम करता है, तो वसा निर्माण, वसा इसको फैट कहते हैं ना, वही वसा निर्माण की मुख्य भूमिका होती है। जैसे ऊँट का कुबड़, बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती हैं शरीर पे, उसका कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी त्वचा के अंदर का जो एडिपोज टिश्यू है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फैट जो होता है वो समाप्त होने लगता है, और जैसे ही फैट समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, त्वचा सिकुड़ने लगती है और हमारे शरीर पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऊतक, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ऊतक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो ऊतकों की हमने और बात की थी, ऊतक क्या होते हैं, तो ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की खोज किसने की, तो विंचट ने की थी। और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। ऊतकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो ऊतकों का अध्ययन औतिकी यानी कि हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने किया था, मार्सेलो मेल्फिकी ने किया था। फिर हमने सबसे पहले पादप ऊतक देखे। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभजोतक और स्थायी ऊतक। जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है वो होते हैं विभजोतक, जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती उनमें कौन से होते हैं, वो होते हैं स्थायी ऊतक। विभजोतक की बात करते हैं, विभजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। शीर्ष ऊतक का मतलब ऐसे ऊतक जो पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, तो वो शीर्ष ऊतक होते हैं। पार्श्व ऊतक मतलब जो पौधे की द्वितीयक वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि पौधे की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं, वो द्वितीय ऊतक। तो फिर हमने अंतर्वेशी की बात की। अंतर्वेशी ऊतक वो तो ऐसे ऊतक जो पौधे को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। फिर हमने देखा था स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के थे, कौन कौन से, मृदूतक, स्थूल कोणोतक और द्रवोतक। मृदूतक क्या है, मृदूतक ऐसे ऊतक हैं जो पौधे की नई शाखाओं में पाए जाते हैं और भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं, वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। स्थूल कोणोतक क्या है, तो स्थूल कोणोतक वे हैं जो यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं पौधों को। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए तो
द्रवोतक क्या है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो जो द्रवोतक है, द्रवोतक का काम वास्तविकता में होता है कि पौधे की यदि नई शाखा काट दी जाए, पौधे को यदि शीर्ष भाग काट दिया जाए तो पुनः विकसित करने की क्षमता जिनमें होती है उनमें कहा जाता है जो द्रवोतक होते हैं। तो ये सब ज़्यादा घास में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रेशेदार फसलों में ज़्यादा होते हैं, जैसे जूट, पटसन, कपास, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वहाँ पे अगर नहीं लिखा था तो पॉइंट में लिख लेना, जो जहाँ द्रवोतक लिखा था ना उसमें लिख देना कि ये रेशेदार फसलों में अधिक विकसित होते हैं, और एक दो फसलों के नाम लिख देना जैसे जूट, पटसन, कपास आदि। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ हमने बताया था कि जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है कि पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाना। भोजन बनता कहाँ है, पत्तियों में। तो पत्तियों में क्वेश्चन आता है कि बताओ पौधे का रसोईघर किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को बनाती हैं, ठीक है। तो ये काम पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुँचाने का काम होता है, भोजन का परोसने का काम होता है, वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका फ्लोएम को। और फ्लोएम की अगर चर्चा की जाए, फ्लोएम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको फ्लोएम को बास्ट ऊतक के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात की थी जाइलम की। तो जाइलम जो होता है, जाइलम की अगर बात करें इसको दारू ऊतक कहते हैं, और इसका काम होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक या तने तक पहुंचाना, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी जो हमने एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए इतना बहुत है, परेशान मत हो। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशी ऊतक कौन से ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू, ऐसे ऊतक जो मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की मांसपेशियों बात करते हैं, जैसे रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। रेखित पेशी ऊतक ऐसी जो ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। अरेखित पेशी ऊतक का मतलब ऐसी जो अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। हृदय पेशी ऊतक का मतलब ऐसे ऊतक जो हृदय का निर्माण जिन ऊतकों से होता है उसको हम बात करते हैं। तंत्रिका जो ऊतक होते हैं क्या होते हैं, नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क जिन ऊतकों से मिलकर बना होता है उनको हम नर्व टिश्यू कहा जाता है, और जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो हमारी बॉडी को ऐसे ऊतक जो पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें जैसे ब्लड है यानी कि रक्त, लसिका, अस्थि, उपास्थि आदि ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर हमने बात की थी एडिपोस ऊतक यानी कि उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का मतलब होता है कि ये वसा निर्माण का कार्य करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं, वसा निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे वसा निर्माण में बात करें, ऐसे ऊँट का कुबड़ है, मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार का फैट, चर्बी हो गई। नेक्स्ट बात की जाए तो चेहरे पर झुर्रियाँ, सुंदरता, और ये कह सकते हैं कि बॉडी का वजन बढ़ना। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के उपकला ऊतक के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ऊतक टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कोशिका ऊतक और विज्ञान का हम लोग जो सरल भाषा में बात करने वाले थे, तो हम लोगों ने इतना चर्चा कर लिया है बायोलॉजी में, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं और पढ़ रहे होंगे। तो मैं करता हूँ आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और जैसे ही जल्दी समय मिलता है मैं जल्दी वीडियो लाना शुरू कर रहा हूँ, और मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।